हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। गुड इवनिंग। सभी लोग बताएंगे सबको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? राधे राधे, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। गुड इवनिंग। सभी लोग को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग आंचल। तो बेटा आज जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। आज आपकी पहली क्लास है, तो हम लोग पहली बार आज कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाएंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा टफ चीज़ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम। वैसे इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने पहले दे दिया है आप लोगों को, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो आपका बेसिकली बेटा, जो आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, अगर हम बात करते हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, ये जो सब्जेक्ट है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ बीएससी वाले ही पढ़ सकते हैं। ये जो ऐसा सब्जेक्ट है आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। अब जब इसका एग्जाम पेपर आता है, जब आप इसका एग्जाम देंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी वाले इसको पढ़ेंगे, जीएनएम वालों की भी एनाटमी सब्जेक्ट होता है, वो भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसको क्या है, हमारे जो एमएसएन पढ़ते हैं उन बच्चों को भी एनाटमी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ बेटा, तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो कुछ इस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा आपका। एक आएगा आपका सेक्शन ए, जिसमें आपका आएगा एनाटमी का पोर्शन। नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन बी, जिसमें आपका आएगा फिजियोलॉजी का, ठीक है। पहले समझ लेंगे, अभी बातें कोई नहीं करेगा, कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा कि मैम इसका बैच कैसे ले, उसका बैच कैसे ले। पहले सब्जेक्ट का बेसिक आप समझ ले, ठीक है। हाँ, अपलोड हो जाएंगे, पहले इसकी बेसिक चीज़ें समझ ले, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। जब आप एग्ज़ाम आपका आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, आपका क्वेश्चन पेपर एक ही होगा और एग्ज़ाम भी आपका एक ही होगा, ठीक है। हाँ, डेली क्लासेस रहेंगी बेटा, डेली क्लासेस रहेंगी। तो सेक्शन ए आपका एनाटमी आएगा। अभी मैं ये बता दूंगी आपको एनाटमी में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अभी हम अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसे आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का जो भी बेसिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। मैं बता दूंगी एनाटमी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे आएंगे और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है पैटर्न, बट एग्जाम आपका एक ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका एनाटमी का एक दिन एग्जाम होगा फिर फिजियोलॉजी का एक दिन एग्जाम होगा, नहीं, एग्जाम आपका एक ही होगा, बट आएगा इस तरीके से। सेक्शन ए में एनाटमी आएगा और सेक्शन बी में आपका क्या आएगा, फिजियोलॉजी। अब इसका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें कौन कौन से सिस्टम आएंगे। जो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा टर्मिनोलॉजी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे कौन कौन से सिस्टम हैं जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं।
व्हाट अबाउट थर्ड ईयर? थर्ड ईयर का भी बेटा आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो फर्स्ट ईयर का भी कल आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लास मिलती है, फर्स्ट सेमेस्टर की मिली है, तो आपको हर सेमेस्टर मिल जाएगी, सारे सेमेस्टर की आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैम सेकेंड ईयर का कब आएगा, थर्ड ईयर का कब आएगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक साथ आपको सब कुछ नहीं मिल सकता ना, कि आप सोच रहे हैं कि मैम एक साथ सारे सेमेस्टर का आ जाए, तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर को भी देना है, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सबको देना है, ठीक है। तो आप पहले ना कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ लो, इनको देख लो, उसके बाद आपकी सेमेस्टर की सॉल्यूशन तो हो जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस की वजह से ना तो आप सब्जेक्ट की नॉलेज ले पाएंगे अच्छे से, ना आप जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना उसके बारे में, आपके क्वेश्चंस इतने रहेंगे तो आप इसको भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ, जो यूट्यूब पे है बेटा वो फ्री है, जो ऐप में आता है वो पेड है, ठीक है। जो अभी आपका यूट्यूब पे चल रहा है वो फ्री है। हाँ, अभी आप पढ़ लो, लास्ट में 5-10 मिनट में जितने भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ आएगा। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ बेटा, ठीक है, इसकी अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो अगर आप आईएनसी का सिलेबस लेंगे अपना, आईएनसी का सिलेबस, आईएनसी मतलब है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, इंडियन नर्सिंग अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें भी ना आपका एक तरफ एनाटॉमी है, तो अलग अलग सिस्टम डिवाइडेड है उसमें भी इस तरीके से है कि आपका अलग अलग दिया हुआ है, बट आपका क्या है एग्जाम में एक साथ ही आते हैं, तो हम यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, तो आपके जितने भी सिस्टम आते हैं अलग अलग टीचर अलग अलग सिस्टम पढ़ाएगा। जैसे मैं आपको सेल पढ़ा रही हूँ, कार्डियोवास्कुलर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में भी आपका एनाटॉमी का पोर्शन ऊपर दिया गया है एंड फिजियोलॉजी का जो पोर्शन है वो नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ेंगे बेसिकली। जैसे एनाटॉमी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर। तो बेटा जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे, एंड फिजियोलॉजी क्या है बेटा आपका, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया हो। जैसे अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रही हूँ किसमें, एनाटॉमी में, ठीक है, और आपका जो फंक्शंस होगा सेल का वो हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम एक साथ पढ़ेंगे। अगर आप अपने सिलेबस में देखते हैं तो वो अलग अलग दिया गया है, तो आप अब उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है यहाँ पे वो एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं, तो बेटा अब जो है, अब तुम क्योंकि बीएससी में पहुँच गए हो, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि मैम एनसीईआरटी में ये दिया गया है, एनसीईआरटी में ये दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका अलग है। यहाँ पे हम लोग किसको फॉलो करते हैं, आईएनसी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को नहीं करते। कुछ बच्चों के रहते हैं कि मैम एनसीईआरटी में ये था, आपने ये नहीं पढ़ाया। एनसीईआरटी अब नहीं है आपका, उसको भूल जाओ, अभी आप कॉलेज में आ गए हो। यहाँ पे हम सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी के बच्चे बात करते हैं, तो उसमें मैं भी एनसीईआरटी पढ़ के आई हूँ, उसमें हम प्लांट सेल के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट सेल के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी को भूल जाओ। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो आईएनसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वी ऑलवेज फॉलो आईएनसी सिलेबस, ठीक है। अब तुम देखो, जब तुम अपने 12th क्लास में थे, क्या आईएनसी में न्यूट्रिशन तुमने पढ़ा था? नहीं। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि वो उसके सिलेबस में ही नहीं था। तो हम जो हमारे सिलेबस में होगा हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। आप लोग एनसीईआरटी की बुक यहाँ पे ना खोलें, आप अपनी एनाटॉमी की बुक खोलें। अगर जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम एनसीईआरटी में ये था, आपने ये नहीं पढ़ाया, एनसीईआरटी में ये था, आपने ये नहीं पढ़ाया। साइकोलॉजी की क्लास भी आ जाएगी बेटा, गेमर आ जाएगी साइकोलॉजी की क्लास भी, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब साइकोलॉजी की क्लास नहीं मिली, उस चक्कर में आप एनाटॉमी की क्लास भी नहीं पढ़ेंगे, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। हाँ बेटा सेम ही है गायत्री, ठीक है। उस चक्कर में क्या है, आप लोग ये भी नहीं पढ़ेंगे साइकोलॉजी के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है आपको सब्जेक्ट के बारे में? जल्दी से बताइए, कोई कन्फ्यूज़न है?
कोई क्वेश्चन है आपको, सिर्फ आप एनाटॉमी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो लास्ट में मैं क्लियर कर लूँगी, ठीक है। वो लास्ट में आपका जो भी डाउट होगा सेमेस्टर का हम कर लेंगे। यहाँ तक का आप बताइए, यहाँ तक क्लियर है आपको, बेसिक चीज़ें क्लियर है सब्जेक्ट के बारे में? सब्जेक्ट के बारे में बताइए, क्लियर है सबको? क्लियर है, आगे बढ़े। सिलेबस आप आईएनसी का फॉलो करेंगे? हाँ क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, सबसे पहले बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का टॉपिक हमारा है वो है हमारा सेल, ठीक है। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कि कौन कौन से टाइप की सेल होती। फिर इनकी शेप एंड साइज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ओवरव्यू लेंगे सेल के स्ट्रक्चर का, ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर। बेटे सारे टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले, ठीक है। आज की क्लास में सारे टॉपिक हम कवर करने वाले। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉमिस तुम्हें करना होगा, ठीक है। हाँ अभी क्लास पे फोकस कर लो ना बेटा, ठीक है। अभी क्लास पे अगर फोकस नहीं करोगे, देखो तुम दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करोगे, और ना तुम्हें ये क्लास समझ में आ जाएगी, ना ही ये क्लास तुम्हें समझ में आएगी, ना ही अब दूसरी क्लास आपको समझ में आएगी। तो अब उस क्लास के चक्कर में इस क्लास को क्यों मिस कर रहे हैं? अभी इसको समझ लो आराम से। उसके बाद मैंने बोला है जो लास्ट के 5-10 मिनट होंगे उसमें जितनी भी क्वेरीज आपकी होंगी रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर कॉलेज, सब कुछ मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक प्रॉमिस करेंगे कि जितना 1 घंटा अगर हम क्लास में हैं, अगर हम 1 घंटा क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी से, कि 1 घंटा अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो आपको दूसरा कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी कमेंट दूसरा नहीं आना चाहिए कि मैम 5th सेमेस्टर, मैम 6th सेमेस्टर, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए। ये देखो 2 वे कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको सिर्फ उससे रिगार्डिंग हम कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप कोई कमेंट नहीं करेंगे। कॉलेज का, सिलेबस का सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आप सिर्फ क्लास पे फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करें, प्रॉमिस है, सबका डन है? सब लोग डन डन लिख के भेज दो, ठीक है। हाँ सबका प्रॉमिस। कोई बेटा देखो, अगर मैं चाहती हूँ आप 1 घंटे की क्लास यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तो आपको दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि आप 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर आप सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है ना कि आप बार बार ये कमेंट करेंगे तो क्लास भी नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आपकी सेल की, कि सेल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने बोला कि मैम अगर हम सेल की स्टडी तो कर रहे हैं बट सेल होता क्या है, सेल हम कहते किसको हैं? ये वो वाला सेल नहीं है जो आप अपने घड़ियों पे लगाते हैं, ठीक है, ये वो वाला सेल नहीं है। तो हमने बोला कि मैम सेल है क्या, ठीक है, सेल है क्या? तो हमने क्या बोला, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड अभी लिखना कोई नहीं क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखा दूंगी। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा हमने देखो, अब आपको सिर्फ 2 वर्ड्स पे फोकस करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। हमने बोला कि सेल एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या कर रही है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना रही है प्लस हमारी बॉडी के फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही है। अब आपने बोला मैम कैसे, आपने बोला मैम कैसे, ठीक है।
स्ट्रक्चर कैसे, हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर बना है, सेल क्या है, यूनिट की, हमारी बॉडी की एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या कर रही है, हमारा स्ट्रक्चर भी बना रही है प्लस हमारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे, हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर बना है, हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर बना है, अब किसका स्ट्रक्चर ये बनाती है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमने क्या बोला, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे बेटा, हमारे जितने भी इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, जितने भी इस दुनिया में लिविंग है, जैसे मैं हो गई, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, प्लांट हो गए, बैक्टीरिया, फंगाई, आपका इकोलाई, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका स्ट्रक्चर और फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, हम बेटा हमारा सेल परफॉर्म कर रहा है। कौन परफॉर्म कर रहा है, सेल। अब स्ट्रक्चर हमने कैसे बोला कि जितना, जैसे मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेरे हाथ है, मेरी नोज है, मेरा माउथ है, ये सब किससे बना है बेटा, ये सब किससे बना है, हमारे सेल से बना है। फिर हमने बोला फंक्शन। अब ये फंक्शंस कैसे कर रहे हैं, मैं आंखों से देख पा रही हूँ ना, मैं ब्रेन से सोच पा रही हूँ, मेरा हार्ट क्या है, बीट कर पा रहा है, तो ये सब क्या है, ये कौन करवा रहा है, हमारा सेल करवा रहा है। ये सब कौन करवा रहा है, हमारा सेल करवा रहा है। तो हमने क्या बोला, सेल क्या है, हमारी बॉडी का एक स्मॉलेस्ट, ठीक है, हमने क्या बोला, एक स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट मतलब इतना छोटा है जिसको हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, इतना छोटा है ये जिसको हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या बोला, सेल क्या है। सेल हमारी बॉडी की कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इतनी छोटी यूनिट है जिससे हमारी पूरी बॉडी, ठीक है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर भी बन रहा है और जिससे हमारे फंक्शंस भी हो रहे हैं। किसके फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन बेटा, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लिविंग मतलब जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, जो इस दुनिया में लिविंग है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बनी कैसे है। ठीक है, देखो बेटा, इसको समझेंगे। सबसे पहले आपकी एक सेल आई, ये आपकी एक सिंगल सेल है, ये आपकी एक सिंगल सेल है। अब ऐसी बहुत सारी सेल जब मिली इस तरीके से, मेरे साथ साथ सभी लिखेंगे, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, आपका टिश्यू बनाया। अब ऐसे बहुत सारे टिश्यू जब मिले, इन्होंने क्या बनाया, आपका ऑर्गन बनाया। अब बेटा ऑर्गन कौन कौन से हमारी बॉडी में, जल्दी जल्दी से बताएंगे। ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं, जैसे तुम्हारा हार्ट, जैसे तुम्हारा ब्रेन, जैसे तुम्हारी किडनी। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, ऑर्गन्स हैं। जैसे तुम्हारा हार्ट हो गया, जैसे तुम्हारा ब्रेन हो गया, जैसे तुम्हारी किडनी हो गई। अब ये वही ऑर्गन है जिसको बेच के तुम लोग क्या लेना चाहते हो, आईफोन, है ना। ठीक है, इसको बेच के क्या लेना चाहते हो तुम, आईफोन, बट इसके लिए तुम्हें किडनी बेचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेटा हमने बोला जब ऑर्गन्स बहुत सारे मिले तो क्या बन गया, एक ऑर्गन सिस्टम। एक क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है बेटा, जैसे अगर मैं हार्ट की बात करी तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो आपका नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूं आपकी किडनी की तो रीनल सिस्टम। अब जब बहुत सारे सिस्टम हमारे मिल गए तो उन्होंने क्या बना दिया बेटा, उन्होंने बना दिया हमारा एक ऑर्गेनिज्म। मीन्स हमारी आप, तुम और मैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या बोला बेटा, एक छोटी सी सेल आई, एक छोटी सी सेल आई। जब ग्रुप ऑफ सेल एक साथ मिले तो उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, हमारा टिश्यू फॉर्म कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, हमारा टिश्यू फॉर्म कर दिया। फिर हमने क्या बोला, जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिले, ठीक है, जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिले तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारा
ऑर्गन्स बना दिए। ऑर्गन जैसे आपका हार्ट हो गया, जैसे आपका ब्रेन हो गया, जैसे आपकी किडनी हो गई, आपका लंग्स हो गई, ये सारे आपके क्या हो गए, ऑर्गन्स हो गए। उसके बाद बेटा हमने बोला जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिले तो उन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया, जैसे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रीनल सिस्टम। ये सारे सिस्टम बन गए हमारे कब, जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिले। उसके बाद जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिले, ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मिला, डाइजेस्टिव सिस्टम मिला, नर्वस सिस्टम मिला, ये सारे सिस्टम जब एक साथ मिले तो आपका क्या बन गया, एक ऑर्गेनिज्म। मतलब मैं बन गई और तुम लोग बन गए, ठीक है, मैं बन गई और तुम लोग बन गए। यहाँ पे बेटा कोई भी टाइम पास नहीं करेगा, सारे लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप लोग दूसरे बच्चों को भी क्या करें, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे, सब लोग जल्दी जल्दी से लिखेंगे मैंने क्या बोला। देखो बेटा जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। सेल, इसका फ्लो चार्ट बना लो। ग्रुप ऑफ सेल क्या बन गया आपका, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बन गया, ऑर्गन, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बन गया आपका, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है बेटा। अब हमने बोला लास्ट में ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या बन गया आपका, एक ऑर्गेनिज्म। फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है, फटाफट से इसका रिवीजन करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे यहाँ तक सबको क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको, हो गया यहाँ तक रिवीजन सबका, सबका रिवीजन हो गया, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। बेटा अभी देखो मैंने बोला आपको कि आप कौन से कॉलेज से, आप ऐसी बातें ना करें, ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। यहाँ पे अगर आप 1 घंटा अपना कीमती 1 घंटा यहाँ पे देने आए हैं, ठीक है, अगर आप अपना एक कीमती 1 घंटा देने आए हैं तो प्लीज़ उसका यूटिलाइजेशन करें अच्छी तरीके से। आपको मैंने बोला आपकी जो भी क्वेरीज होंगी लास्ट में आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कम से कम दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब ना करें और बाद में ये सारे क्वेश्चंस पूछ लें, मैं सबका सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। बेटा आप लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, चलो सेल की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सेल की डेफिनेशन लिखेंगे सभी, लिखो। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ basic structural, functional and biological unit of life. It is a smallest part of human life that carry all the life process like life growth, energy production,
एंड रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से डेफिनेशन लिख लो। क्या है, हमने क्या बोला, सेल क्या है, हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल क्या है, यूनिट है, ठीक है। ये क्या है कि स्मॉलेस्ट, इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ह्यूमन लाइफ की, जो क्या कैरी कर रही है जितने भी हमारी लाइफ की प्रोसेस है, ठीक है, जितनी भी हमारी लाइफ की प्रोसेस है उनको कैरी कर रही है। लाइक योर लाइफ की ग्रोथ, हमारी लाइफ की ग्रोथ कैसे हो रही है, हम जब छोटे थे, ठीक है, उसके बाद हमारे सेल्स बने, सैम्स। मैम कलर चेंज करो ना, कौन सा कलर चाहिए बेटा? ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे कलर से लिख लूँगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, वाइट से लिख लूँगी बेटा, ठीक है, वाइट से लिख लूँगी। डेफिनेशन लिख दी सब लोगों ने, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे एक बिल्डिंग क्या है छोटे छोटे ब्लॉक से बनती है, छोटी छोटी ब्लॉक से बनती है, वैसे ही क्या है हमारी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे बन रही है बेटा, ब्लैक। मैम बेटा ब्लैक तो नहीं दिखेगा, मैं वाइट से लिखूंगी। एक मिनट देखना, वाइट दिख रहा है क्या आप लोगों को? वाइट दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखना, हाँ बताओ बताओ जल्दी से, वाइट ठीक दिख रहा है आप लोगों को? फिर मैं वाइट से ही लिखूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, तो वाइट वाइट दिख रहा है ना आप सब लोग को सही से? ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये तो रही आपकी सेल की डेफिनेशन। अब ये है कि सेल को किसी ने डिस्कवर भी किया होगा, है ना, सेल को किसी ने बेटा डिस्कवर भी किया होगा। अब देखो बेटा, जैसे तुम्हारा नाम किसी ने रखा है, जैसे तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारा नाम भी किसने रखा था, तुम्हारे घर वालों ने रखा था, वैसे ही सेल की भी डिस्कवरी हुई, सेल को भी किसी ने डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये थे वो महान जिनका नाम क्या था आपका, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कब किया था बेटा आपका, 16, चलो इसके डिटेल में आपको दूसरी स्लाइड में लिखवा दूँ, ठीक है, अभी पहले इसको पढ़। तो हमने क्या बोला, जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो किसने करी थी, हमारी रॉबर्ट हुक ने। तो फादर ऑफ सेल हमारे कौन है, रॉबर्ट हुक है, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारी डिस्कवरी हुई थी वो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। इनका नाम क्या है बेटा, लिख लो यहीं पे, तो यही थे वो भाई साहब। अब रोबोट नाम बेटा आप कैसे याद कर सकते हैं, जब आप देखेंगे ना पहले के टाइम पे, जब पहले के टाइम पे हर एक दूसरे बंदे का नाम रोबोट होता था, क्योंकि अभी एक और साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम क्या है, रोबोट होगा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक इस एक कॉमन नाम था, जैसे आजकल के टाइम पे आप देखते हो ना सनाया, ये वाले जो आयन आर्यन, ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है, सब यही नाम रखते हैं। बट उस टाइम पे बेटा रॉबर्ट नाम बहुत ज़्यादा कॉमन था। तो ये रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने 1665 पे किसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम हमारे सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अब इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, ठीक है। एक दिन क्या हुआ था, ये बाहर जा रहे थे कहीं पे भी, अब इसको एक कहानी से समझते हैं कि इन्होंने कैसे डिस्कवर किया या इनको कैसे पता लगा कि ये सेल है, क्योंकि उससे पहले सेल नाम का कोई भी चीज़ क्या था, हाँ, उसके पहले सेल नाम की कोई भी चीज़ क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती थी। मीन सेल तो थी बट उसको ऐसे पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया था कि ये सेल है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, आयरन, जैसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, आयरन सनाया, ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है। उस टाइम पे एक रोबोट नाम बहुत ज़्यादा कॉमन था। तो अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपके ऑप्शन में कहीं रोबोट लिखा है, तो आप इसे समझ जाने कि रोबोट नाम क्या है। रिपीट कर दीजिए मैम माइंड मैप, हाँ रिपीट कर दूंगी बेटा।
उसके बाद हमने क्या बोला कि रोबोट नाम बहुत ज़्यादा कॉमन था उस टाइम पे, तो आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं करना, कहीं ऑप्शन में आपको रोबोट दिख गया तो आपको टिक कर देना कि कहीं ना कहीं रोबोट तो होगा ही होगा, कोई ना कोई रोबोट तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लीज़ मैम बता दीजिए क्या बताना है बेटा। ठीक है, तो अब इसको एक कहानी से समझेंगे। ये क्या था, एक दिन अपने घर से बाहर कहीं जा रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक पेड़ देखा। ठीक है, एक पेड़ जब इन्होंने देखा इस तरीके से ना, उसकी पेड़ की जो बाहर की परत नहीं होती, ये वाली देखो, ये जो पेड़ की बाहर की परत है ना, ये इन्होंने देखी। बट इनके पास ना अपना एक माइक्रोस्कोप था। ये तो एडवांस माइक्रोस्कोप है जो इस टाइम पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइम पे आप इस माइक्रोस्कोप को देखेंगे जब भी आप अपने लैब में जाएंगे। ठीक है, बट उस टाइम पे ना इनका खुद का एक माइक्रोस्कोप था जो इतना एडवांस नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, अपनी पेड़ की इस छाल को वो लेके आए। ठीक है, उसको लेके आए तो उन्होंने क्या करा, उसको अपने माइक्रोस्कोप में रखा। तो वहां पे ना उनको इस तरीके की खाली खाली चीज दिखी है, दिख रही है ना आपको इस तरीके से, ये ऐसे ना खाली खाली से उनको ब्लॉक्स दिखे। तो जिनको उन्होंने देख के क्या बोला कि उस टाइम पे जब उन्होंने इस खाली खाली स्पेस को देखा तो उन्होंने क्या करा, रोबर्ट हुक ने इनका नाम रख दिया सेल। ठीक है, इनका नाम क्या रख दिया, रोबर्ट हुक ने सेल रख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। इसके बारे में लिखेंगे, पहले रोबर्ट हुक लिखेंगे, क्या थे, फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, अब लिखेंगे हुक सॉ डेड सेल। ठीक है, ओनली सेल वॉल पार्ट, नॉट लिविंग पार्ट। called, also called father of dead cell। बट बेटा एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई इनके साथ। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये हुई इनके साथ कि ये क्या थे, फर्स्ट पर्सन तो थे जिन्होंने डिस्कवर किया, बट इनके पास इतना एडवांस क्या था, माइक्रोस्कोप नहीं था, इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था, जिसकी वजह से इतना अच्छा क्लियरली नहीं देख पाए। तो इन्होंने किसको डिस्कवर किया, डेड सेल को। ठीक है, डेड सेल वो लिविंग सेल नहीं थी, उसमें कोई भी लिविंग पार्ट नहीं था। इन्होंने किसको डिस्कवर किया था बेटा, डेड सेल को। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना क्योंकि क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बताऊंगी क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बेटा एक और साइंटिस्ट आए हमारे। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए हमारे जिनका नाम था एंटोनी। मेरा नाम तो इनके ऐसे ही है, वैन ल्यूक वैन हॉक। इन्होंने क्या किया था, 16 ठीक है, उसके बाद ये आए थे हमारे एंटनी मॉन ल्यूक वैन हॉक। ठीक है, नाम तो बेटा इनके ऐसे ही हैं। भाई पीपीटी कहाँ है बेटा, पीपीटी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या थे बेटा, इन्होंने क्या किया था हमारे, इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, लिविन हॉक ने क्या करा था, आपके लिविंग सेल को, क्योंकि उसके बाद ये जब आए तो इन्होंने क्या करा, आपके लिविंग सेल को देखा। ये थे फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। इसीलिए इनको किसका बोलते हैं, फादर, कॉल्ड फादर ऑफ
लिविंग सेल। बेटा इसलिए इनको किसका फादर बोलते हैं? फादर ऑफ लिविंग सेल। हाँ 74 में, सॉरी 75 हो गया। ठीक है, इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिविंग सेल। अगर देखो बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ सेल, ठीक है, आपके अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ सेल, आप क्या लिखेंगे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ डेड सेल, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आपका आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है फादर ऑफ लिविंग सेल, तो आप कौन सा आंसर लिखेंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तीनों आपको। हाँ कंफर्म बेटा 74 है, 74 है, गलती से हो गया था 65, 74 है, 74 ही है बेटा, लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला? एंटोनी वॉन जिन्होंने लिविंग सेल, जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या करा था? लिविंग सेल। बेटा गलती से लिख लिया था, 74 ही है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं, उसके बाद आए आपके रॉबर्ट ब्राउन। मैंने बोला ना अभी रॉबर्ट नाम के बहुत सारे लोग आएंगे। नेक्स्ट आए आपके रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था बेटा। अब न्यूक्लियस कैसे बेटा? इन्होंने क्या कहा? ये आपका सेल है, इन्होंने बोला उसके अंदर एक और पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? आपकी न्यूक्लियस की। मैंने बोला था ना अभी रॉबर्ट नाम के आपके बहुत लोग आएंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक आए तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रॉबर्ट जो ब्राउन है इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमने बोला बेटा, उसके बाद आए आपकी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या थी बेटा? तीन भाई आए थे और तीनों ने क्या करी थी? तबाही मचाई थी। ठीक है, तीन भाई आए और तीनों ने क्या करी? तबाही मचाई। एक मिनट रुकना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी सेल थ्योरी थी। जो फर्स्ट पर्सन थे हमारे मैथ्यूज सेल्डन। जो फर्स्ट थ्योरी दी थी इन्होंने दी थी आपकी 1838 में। तो इन्होंने बेटा क्या बोला था? ऑल प्लांट आर, इन्होंने बोला था ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरे इनके भाई आए, तीनों ने जब तबाही मचाई, उसके बाद जो दूसरे आए उनका था थियोडर सेजवान। इन्होंने 1839 पे, मतलब साथ में ही दोनों ने डिस्कवरी करी थी। इन्होंने बोला ऑल एनिमल सेल आर मेड अप ऑफ, एनिमल सेल नहीं, एनिमल आर और एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है बेटा, ये दोनों ने क्या बोला? जो हमारे शेल्डन थे, जो हमारे शेल्डर थे, शेल्डन, उन्होंने क्या करा था? हाँ, शेल्डन ने क्या बोला था कि जितने भी हमारे प्लांट्स है, जितने भी हमारे प्लांट है वो किससे बने? हमारे सेल से बने। नहीं, कब बोला इन्होंने? 1838 में। फिर इन्हीं के दूसरे भाई आए, उन्होंने बोला कि मैं कैसे पीछे रहूं। ठीक है, दूसरा भाई भी आया, उन्होंने क्या बोला? मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी कुछ ना कुछ तो बता के जाऊंगा ही। उन्होंने क्या बोला बेटा? जो सेजवान थे उन्होंने बोला 1839 में कि जितने भी एनिमल्स है वो भी किससे बने? सेल से बने। प्लांट तो सेल से बने ही बने, मतलब हम लोग भी किससे बने? सेल से बने। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे तीसरे आए जिसको हमने बोला, इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और काम किया। ठीक है, इनका था
होल, इनका नाम था वर्च्यू। ठीक है, इन्होंने कब किया था बेटा? 1855 में इन्होंने क्या बोला था? सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या बोला कि अगर जो भी हमारी नई सेल बन रही है, जो भी हमारी नई सेल बन रही है वो क्या है? पहले से कोई सेल से बन के आ रही है। ठीक है, पहले की कोई सेल से बन के आ रही है। जैसे मैंने बोला कि ये एक सेल है मेरी, ठीक है, इससे 2 सेल बनी। अब ये क्या है? इससे ये बनी तो इससे भी पहले एक सेल थी, उससे ये बने। ठीक है, उसके बाद हमने बोला ये सेल भी पहले की किसी एग्जिस्टिंग सेल से बन के आ रही है। अब हमने बोला कि ये सेल भी पहले की किसी एग्जिस्टिंग सेल से बन के आ रही है। तो इन्होंने क्या बोला बेटा कि जितनी भी सेल है वो कहाँ से बन के आ रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले की कोई सेल है वहां से बन के आ रही है। तो हमने क्या बोला? वर्च्यू ने क्या बोला, क्या सेल थ्योरी दी कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि एक सेल जो है उससे पहले से कोई सेल है, उसके दूसरी, क्योंकि सेल डिवीजन होता है ना हमारा, अगर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो सेल क्या है? डिवीजन होगी सेल की। तो उन्होंने क्या बोला? एक सेल है, इससे 2 सेल बनी, बट ये जो सेल ने डिवाइड किया ये भी तो कहीं से आई होगी ना। तो ये कहाँ से आई? ये भी इस सेल से आई, इसने डिवाइड करा तो ये सेल बनी। तो इनका क्या कहना था? ये बात समझ में आ रही ना बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला बेटा कि जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जितनी भी हमारी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग, जो सेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है उससे बन के आ रही। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको सभी को? फटाफट से सभी लोग बताएंगे क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हमने क्या बोला कि वर्च्यू ने क्या बोला कि कोई भी सेल है, कोई भी एक सेल है बेटा, तो वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन के आ रही है, मतलब कि पहले से कोई सेल रही होगी जिससे क्या है वो सेल बन के आ रही। मैंने क्या बोला? ये सेल आपकी एक सेल है। ठीक है, समझो इसको। चलो मैं दूसरे पेज में समझाती हूँ आपको। माना ये आपकी एक सेल है, ठीक है, ये आपकी एक सेल है, इससे 2 सेल बनी। अब ये जो सेल है ये भी तो पहले किसी से बन के आई होगी ना, ये सेल भी तो किसी से बन के आ रही है। ठीक है, ये सेल भी तो किसी से बन के आ रही है। तो ये सेल कहाँ से बन के आ रही है? जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, ये सेल यहाँ से बन के आ रही है। अब ये सेल है, ये सेल भी तो कहीं से बन के आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उससे ही हमारी दूसरी सेल बन के आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करती है, उसने बोला दूसरी सेल जो बनती है वो पहले की किसी सेल से डिवाइड होके बनती है। ठीक है, नेक्स्ट ये सारी क्या थी? हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल थी, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हमने बोला फादर ऑफ सेल कौन है? फटाफट से लिखेंगे, जल्दी जल्दी मेरे साथ कमेंट में लिखेंगे। मैं यहाँ से पूछ रही हूँ, मैं देख रही हूँ सबका रिस्पॉन्स कि हमने क्या बोला। फादर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, फादर ऑफ सेल कौन है आपके? रॉबर्ट हुक। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी से इसका रिवीजन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। सभी लोग लिखेंगे। हाँ, न्यू सेल मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे जो हमारी लिविंग सेल है उसके फादर कौन है? लिविंग सेल के फादर कौन है? जल्दी से लिखो। लिविंग सेल के फादर कौन है?
नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेल। अब टाइप्स ऑफ सेल में बेटा हमारी कुछ होती है यूनिसेल्युलर सेल, कुछ होती है यूनिसेल्युलर और कुछ होती है हमारी मल्टी सेल्युलर। अब बेटा जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, यूनी मतलब ही क्या होता है, सिंगल या फिर वन। ठीक है, और मल्टी मतलब ही क्या होता है, मैनी। अब यहाँ पे सेल्यूलर है तो मतलब क्या होगा आपका, सेल। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल्यूलर है तो मतलब क्या होगा, सेल। ठीक है, तो हमने बोला यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यहाँ पे है मेड अप ऑफ मैनी सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेड अप ऑफ, हाँ, मल्टी सेल्युलर एंड आपका यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब ही क्या है, वन मीन्स सिंगल सेल, जो सिर्फ एक ही सेल से बनी है, जिसमें कोई दूसरी सेल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो क्या होगा आपका, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी, ठीक है, जितने भी एसेंशियल वर्क है, जितने भी काम है, जैसे आपका डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन का काम है, सिर्फ एक सिंगल सेल करेगी, सिर्फ एक सिंगल सेल करेगी। तो हमने क्या बोला बेटा, सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा, यूनिसेल्युलर मतलब क्या है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो सिर्फ एक सिंगल सेल, जो बैक्टीरिया है वो एक ही है, मतलब एक सिंगल सेल से बन रही है, उसको हमने क्या बोला आपका यूनिसेल्युलर। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, मेड अप ऑफ मेनी सेल। जैसे आपका एग्जाम्पल है एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे ये दिख रहा होगा ना, आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये देखो, ये आपका क्या है, यूनिसेल्युलर, ये आपका क्या है बेटा, यूनिसेल्युलर, और ये आपका क्या है बेटा, मल्टी सेल्युलर। अब तुमने देखा होगा हमारे अंदर एक सेल तो नहीं है बेटा, हमारे अंदर एक सेल तो नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं। जैसे हमारे न्यूरॉन सेल हैं, कितनी ट्रिलियंस में हमारे अंदर सेल हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं और वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे अगर मैं नर्व सेल की बात करूं तो वो कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं नेफ्रॉन सेल का बात करूं तो वो फिल्टर करने का काम करेंगे। तो वो बहुत सारे सेल हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम मल्टी सेल्युलर बोलते हैं। नाम से ही आपको क्लियर होगा, जिसमें बहुत सारे सेल हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। अगर मैं बात करती हूँ आपके यूनिसेल्युलर, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ आपके यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर मतलब क्या है बेटा आपका, जिसमें एक सिंगल सेल है। ठीक है, जिसमें एक सिंगल सेल है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। आपके एग्जाम में अगर आता है मल्टी सेल्युलर मतलब मेनी सेल्स हैं जो अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, हर सेल अपना अलग अलग फंक्शंस करती है। ठीक है, बट यूनिसेल्युलर में क्या है, क्योंकि एक ही सेल है तो सारे काम एक ही सेल करेगी। ठीक है, बट तो सारे काम एक ही सेल करेगी। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में। हेडिंग लगाना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा, प्रो मतलब क्या है बेटा, पहले। ठीक है, प्रो मतलब क्या होता है बेटा, पहले, जिसके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। प्रो मतलब पहले। यू मतलब ट्रू। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। यू मतलब क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब सच्चा, जिसके पास न्यूक्लियस है। प्रो मतलब नो न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। अभी लिखाऊंगी इसके बारे में। ठीक है, इसमें लिखना प्रोकैरियोटिक में आपका a single
a simple single cell, ठीक है, ऑर्गेनिज्म lacking of nucleus and membrane bounded organelles, ठीक है। इसका भी बेटा एग्जाम्पल कौन सा है आपका? बैक्टीरिया। इसका भी बेटा एंड ई कोलाई, ठीक है बेटा। हमने क्या बोला बेटा? अब देख रहे हो तुम ये देख रहे हो कि बैक्टीरिया की किस्मत तुमसे तो ज़्यादा ही खराब है, तुम्हारी किस्मत एटलीस्ट बैक्टीरिया से तो ज़्यादा ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि ना तो बैक्टीरिया के पास ज़्यादा सेल है, ना बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है उस बेचारे के पास। तुम्हारी किस्मत कम से कम बैक्टीरिया से तो अच्छी है, फिर भी तुम लोग रोते रहते हैं कमेंट में कि मैम ये नहीं हुआ, मैम वो नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। ये सब तो बैक्टीरिया की क्या है, और ज़्यादा किस्मत खराब है, ना तो उसके पास ज़्यादा सेल है और ना ही क्या है, ठीक है, ना ही उसके पास क्या है आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। बट इसके पास बेटा एक एक्सेप्शन आपका प्रोकैरियोटिक में होता है कि इसके पास क्या है कि कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है, बट इसमें क्या होता है? प्रेजेंट राइबोसोम्स। ये बेटा आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ बहुत। नो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट but ribosomes present। ये देखो बेटा, जो भी एक्सेप्शन होता है वो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जो हमारे प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो कौन सा होता है आपका? राइबोसोम, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में, एक सिंगल राइबोसोम्स है जो किस में प्रेजेंट होता है? हमारा प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, ये क्या है बेटा आपका? has true nucleus and also has membrane bounded ऑर्गेनल्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना बेटा इसमें, जैसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें, जैसे आपका हो गया गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा? प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है? हाँ, ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास क्या है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक बोलते हैं। जिसके साथ साथ उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिनके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड, उसके अंदर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ना तो कोई मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनल्स में सिर्फ एक क्या होता है? हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, बट क्या होता है? डीएनए में कोई भी ऐसा बाउंडेड नहीं होता है, मतलब उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो इसी तरह ऐसे ही पड़ा होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा? इन दोनों के बीच में फर्क समझ में ना, डिफरेंस समझ गए, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस लिखने को आपको आएगा। तो प्रोकैरियोटिक क्या है आपका? जो क्या है? जिसमें आपका कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, ना कोई आपके क्या है? ऑर्गेनल्स हैं, एक्सेप्ट आपका सिर्फ एक ऑर्गेनल है जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक बेटा क्या है? जिसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है,
ठीक है बेटा, रेड कलर नहीं यूज़ करें, ठीक है। जिसमें आपका क्या है बेटा, ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साथ में उसके साथ सारे मेम्ब्रेन के साथ ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, राइबोसोम्स, लाइजोसोम, ये सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? जल्दी जल्दी बताएंगे, फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? हाँ बेटा, तो बेसिक से ही हम किस में जाएंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब हम ना कुछ इसके डिफरेंट साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइज ऑफ सेल। बेटा अगर हम पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, बेटा मुझे बताना, और कौन सा कलर आपको दिख रहा है? ग्रीन कलर आपको दिख रहा है क्या? ग्रीन कलर दिख रहा है क्या बेटा? देखना। ग्रीन कलर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? और ये वाला कलर देखना, आपको दिख रहा है क्या? अगर हम पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करें बेटा, पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करें, तो हमारी जो लार्जेस्ट सेल है, ये देखना, ये वाला कलर दिख रहा है आपको? लार्जेस्ट सेल ऑफ ये वाला तो दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आपका क्या होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्गा अंडा, ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कहाँ पे, वर्ड पे, वो आपका क्या है बेटा, माइकोप्लाज्म। क्या है बेटा आपका, माइकोप्लाज्म। ये कहाँ की बात हो रही है बेटा, पूरे, अगर हम पूरे होल लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, क्या है आपका, माइकोप्लाज्म है, ठीक है, और एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट जो हमारा सेल है वो क्या है आपका, ओवम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं आपकी स्मॉलेस्ट सेल की, वो आपका है स्पर्म है, जिसको हम मेल सेक्स सेल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट सेल की, तो वो आपका क्या है बेटा, न्यूरॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नर्व सेल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक है। हमने क्या बोला, अगर हम बात करते हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड की, तो आपका लार्जेस्ट जो सेल है वो क्या है, आपका
एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो क्या है, माइकोप्लाज्म। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने ह्यूमंस की, तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होना। लार्जेस्ट मतलब इस तरीके से लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्ग, लंबी कितनी है, ठीक है। तो लॉन्ग हमारी कौन सी है बेटा, न्यूरॉन है, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं, जो हमारी ब्रेन की सेल्स होती है नर्वस सिस्टम की। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल हमारी स्पर्म सेल है, जो मेल की सेक्स सेल होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने बात करा हमारी लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो हमारी ओवम होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। मैम बैच कहाँ से बाय करें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट लास्ट हम इसका बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको ऐप में जाना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। आप साथ साथ में नोट्स बनाइए ना, मैं तो साथ साथ लिखवा रही हूँ आपको सब कुछ। यहाँ तक क्लियर है सबको। लास्ट एक स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल का, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर क्लियर पक्का? ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं ना बच्चे, ये पढ़ने पे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। बातें याद नहीं आएंगी बाद में, फिर बोलेंगे मैम आपने ऐसे पढ़ाया समझ में नहीं आया। अभी पढ़ने पे ध्यान तो है नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चले बेटा, हाँ लार्जेस्ट सेल जो है वो ओवम है, लॉन्गेस्ट जो है हमारा बेटा कौन सा है, नर्व सेल है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम इसका फटाफट से जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालेंगे, लास्ट इसका डायग्राम बनाते हैं। सब लोग जो जो बैठे हैं ना यहाँ पे, सब लोग अपनी नोटबुक निकालो साथ में, अगर बैठे हो तो साथ में अपनी नोटबुक निकालो, ठीक है। लास्ट एक हम सेल का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये एनाटॉमी स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पोर्शन होगा हम वो दूसरी क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। फटाफट से अपनी नोटबुक निकालो। सबसे पहले हम बनाएंगे गोला, ठीक है बेटा। ये मानो आपकी एक सेल है, ठीक है बेटा, बट सेल आपकी सिर्फ गोल ही नहीं होती है, सेल के अलग अलग शेप भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूरॉन सेल क्या है, जी मैम नोट्स बना रहे हैं, तो फटाफट से अपनी कॉपी निकालो, मेरे साथ सब लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। जो न्यूरॉन का सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे सब लोग। सबसे पहले एक सर्कल लो, मेरी ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा फिर भी खराब है, आप लोगों की तो अच्छी होगी। सब पहले एक गोल बनाएंगे, इस तरीके से सर्कल बनाओ अपनी नोटबुक में, ठीक है। बना लिया सबने। हमने क्या बोला बेटा, ये जो सबसे बाहर है आपके, चूंकि बेटा देखो अब हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है, हम लोगों को कवर किसने करके रखा है, स्किन ने कवर करके रखा है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, बहुत एसेंशियल है काम करने के लिए। तो सेल क्या है, सेल को भी कवर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। सेल को भी क्या है, कवर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, ठीक है। तो सेल को जो कवर करके रखती है बाहर से, ताकि सेल में कोई भी चीज़ अंदर एंटर ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल वॉल। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मतलब जो सेल की बाहर की कवरिंग है, जो सेल को प्रोटेक्ट करके रख रही है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ बोलते हैं, ठीक है। इसी की हेल्प से क्या करता है, सेल के अंदर कोई चीज़ जानी है, सेल के अंदर कोई चीज़ बाहर आनी है, ये सेल को क्या करती है, बाहर से प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे हमारी बॉडी को हमारी स्किन ने प्रोटेक्ट करके रखा है, वैसे ही सेल को भी प्रोटेक्ट करके कौन रखती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बना लिया सबने, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम एक और गोल बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये है आपका सेल के अंदर होता है हमारा बेटा एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस।
जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो क्या करता है, सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी, जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हाँ, सेल वॉल जो है वो प्लांट में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि हम यहाँ पे प्लांट सेल नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एनिमल सेल पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आपका प्लांट सेल है बेटा, वो एनसीईआरटी में आप 12th क्लास में ही छोड़ दो, वो यहाँ पे नहीं आएगा। आपका सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। हम सिर्फ एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको एनिमल सेल के बारे में ही आगे पढ़ना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी अभी बढ़ के आ रही है। आपका एनसीईआरटी अब यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आईएनसी। ये क्लियर हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इस तरीके से। ठीक है, न्यूक्लियोलस, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। अब हमारे न्यूक्लियस को भी किसी ने कवर करके रखा होता है बाहर से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एनवेलप, न्यूक्लियस एनवेलप। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस को भी किसी ने कवर करके रखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए मटेरियल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे इसके साथ एक चीज अटैच रहती है, देखो बेटा मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट तुम्हारी होगी। इसमें कुछ डॉट डॉट से बना देना यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स, जिसमें इस तरीके से डॉट डॉट होते हैं आपके, विद राइबोसोम। ठीक है बेटा, जिसमें इस तरीके से डॉट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें उसमें आपके क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके एक और स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस। अब हमारी जो सेल है उसमें कोई चीज, सबकी सेल मेम्ब्रेन होती है, पर कोई चीज फ्रीली भी घूम रही होती है इस तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। मेरे साथ साथ सभी लोग बनाएंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम। ठीक है, उसके साथ हमारे कुछ ये क्या होते हैं बेटा, आपके लाइसोसोम। उसके बाद हमारे बेटा इस तरीके से कुछ और भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसमें आपके क्या होते हैं। उसके बाद बेटा हमारी एक और मेन चीज आती है, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है बेटा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैं कमेंट सेक्शन नहीं देख रही हूँ, हाँ, सुसाइडल बैग पर आप लोग साथ साथ पे बनाते रहेंगे इसको। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटा सेल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म।
इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें ना हमारे कुछ इस तरीके से जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोसोम बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है बेटा। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप लोग थोड़ा अच्छा बना लीजिए क्योंकि आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। मेरी जैसी ड्राइंग है, मैंने आपको बता दिया, पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। हमने बोला ये गोल्गी अपरेटस है, ठीक है। इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा, इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाली लेक्चर में। अभी आपको सेल का डायग्राम बनाना सीखना है क्योंकि आपके एनाटॉमी में डायग्राम ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर आपको एनाटॉमी में आएगा तो डायग्राम आएगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है? यहाँ तक फटाफट से बेटा, वो आपका, मैं आपको बता दी ना कि हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों चीज़ों को ना मिक्स मत करिए। जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप उन दोनों को मिक्स करेंगे। हाँ ठीक है, आप उन दोनों को मिक्स मत करिए। बाकी के अगर कोई छूट गए हैं तो आप लिख लीजिए उनको, आप उनको बना लीजिए, ठीक है। फटाफट से बताएंगे, क्लियर है? ठीक है, आप उन दोनों को मिक्स मत करिए बेटा, मैं बता रही हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी को मिक्स मत करिए। यहाँ पे ये अलग है। अगर आप अपनी बुक्स आपके पास है एनाटॉमी की तो आप बुक्स ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ अलग है। आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसकी जो डिटेल्स है इन स्ट्रक्चर के बारे में, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग क्लियर पिक्चर बना देना इसकी। आप लोग अपने बुक्स में इसकी क्लियर पिक्चर बना दो। आप लोग को जैसे सूटेबल लगता है वैसे ही पिक्चर्स इसकी बनाओ। ठीक है, आपको ये सब क्लियर हो गया बेटा? हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा मोटिवेट क्या करना है तुम लोगों को? मोटिवेट, यहाँ तो सब कुछ हिंदी में ही हो रहा है ना, ये तो कुछ भी इंग्लिश में नहीं है, बताओ। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो इंग्लिश में लिखनी ही पड़ेंगी बेटा। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा आज के जो हमारे लेक्चर्स था, हमने कुछ बेसिक चीज़ें ही उसमें समझनी थी बिकॉज आज आपका फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। आज आपका फर्स्ट लेक्चर था तो हमने, हाँ प्रोटीन, ये तो हम आगे पढ़ेंगे विकास, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बुक्स में अभी आपको लिखा के जाऊंगी कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक यहाँ नहीं पढ़े, मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रही हूँ, वरना दोनों चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी और आप नहीं समझ पाएंगे कोई भी चीज़। ऑल परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आज हमने समझ ली। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। बेटा देखो, ये मैं ह्यूमन सेल आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये है ह्यूमन सेल, आपकी सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो आपने देखी होगी, आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, बट मैंने आपको सिर्फ ना बनाना सिखा दिया था कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। चलो अब हम अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चंस में अगर बात करते हैं तो अगर आप अपने अभी बात करते हैं तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके आएंगे
शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखो जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया, ठीक है, डिफाइन सेल एंड देयर थ्योरीज। अब देखो बेटा इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आया कि डिफाइन सेल, हाँ पहले क्यों नहीं मिली, अब मिल गई ना बेटा, अभी तो आपका स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट आपके बैच में, बेटा हिंदी में और कैसे पढ़ोगे आप, ये तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जैसे अगर ये क्वेश्चन आया डिफाइन सेल एंड देयर थ्योरीज, तो आपको क्या करना है, डिफाइन सेल में जो सेल की डेफिनेशन मैंने लिखाई है वो सेल की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, वो सेल की डेफिनेशन आप लिखेंगे और उसकी थ्योरीज लिख देंगे, बस आपको इतना ही लिखना है। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। उसको आप और इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे उसकी सेल थ्योरी थी ना, तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट को। ठीक है, उन पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आपने सेल की डेफिनेशन लिखी, थ्योरीज लिखी, तो सेल की थ्योरी लिखेंगे, फर्स्ट थ्योरी लिखेंगे, आप उसको और ज़्यादा हाईलाइट और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। बिकॉज आपके क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना होता है बेटा, ठीक है, वहाँ पे आपको थ्योरी ज़्यादा लिखनी होती है। और थ्योरी को जितना इफेक्टिव बनाओगे, जितने पॉइंटर्स आप यूज़ करोगे, इस तरीके से आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे पॉइंटर आप यूज़ कर सकते हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब देखो आपका एनाटमी में कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बताया था ना, तो आपको एनाटमी का ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, ये आपका एनाटमी का क्वेश्चन आएगा। अगर आपके एनाटमी सेक्शन में आया है तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, आपको क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना होगा वहां पे। ठीक है, वहां पे सिर्फ आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको लिखना कुछ नहीं है। अगर आपको लेबर डायग्राम आया है तो वहाँ पे आप उसके नाम लिख देंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके नाम लिख देंगे। बट क्या है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आ रहा है एंड देयर फंक्शंस, अगर जैसे आपको आया, अब आपको फिजियोलॉजी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफाइन दी फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन आपका आएगा ना, तो ये क्वेश्चन आपका फिजियोलॉजी के सेक्शन में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में आएगा, आपका फिजियोलॉजी के सेक्शन में आएगा। ये क्वेश्चन आपका किस में आएगा बेटा, एनाटॉमी के सेक्शन में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमसीक्यू की। अब फटाफट से आंसर देंगे। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट से आंसर करो इनका, फटाफट से। देखते हो सबसे फर्स्ट किसका आता है आंसर, बिग फॉन कौन है ये, रुक जाओ बेटा, फटाफट से आंसर कर लो, फिर बस क्लास खत्म हो रही है आपकी। जल्दी किसने डिस्कवर किया था सेल 65 में, हाँ किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, एंड फादर ऑफ, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ सेल, इसमें से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, फादर ऑफ सेल, देन आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ डेड सेल। तो 3 क्वेश्चन इससे मैंने आपको बता दिया, फादर ऑफ डेड सेल। देखो एक एमसीक्यू से मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। ठीक है, एक एमसीक्यू से मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। अगर ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है,
पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ डेड सेल, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा आपका? रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, फटाफट से करो, फटाफट से इसका आंसर दो। सबका आंसर स्टडी गर्ल, सबका आंसर शो हो रहा है, सबका। टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी विकास, इतना सीरियस नहीं होते। हाँ, फरवरी तक हो जाएंगी सबकी। इसका आंसर दो। चूज द करेक्ट आंसर। ये ए वाले कौन है? ये ए वाले कौन है? इनको इधर लेके आओ पहले। इतना मैं एक बीमारी में गला चिल्ला चिल्ला के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा आंसर ए आ रहा है हैं? ए वालों को निकालो मैं क्लास से पहले। ऑल क्लियर तो ठीक है, आंसर दो पहले। सी कैसे होगा? ये सी और ए वालों को मैं, हाँ बेटा बी होगा ना। हमने क्या बोला? यूकैरियोटिक सेल कंटेन अ न्यूक्लियस बट प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल लार्जर कैसे हो जाएंगे? यूकैरियोटिक सेल है ना लार्जर, तो वो तो सिंगल सेल है। ठीक है, और दूसरा क्या है? बोथ सेल हैव राइबोसोम्स, नहीं हमने क्या बोला? ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला? ओनली प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं हमारा क्या है? यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? बी आंसर ठीक है। क्या है? लैक ऑफ राइबोसोम्स तो नहीं है ना, राइबोसोम्स तो दोनों के पास है। सी वाले कौन है बेटा? आपके ये नॉर्सेट की तैयारी को थोड़ी चल रही है, आपके जो एग्जाम है ना। मैम आई एम योर गुड फैन। हाँ ठीक है विकास, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आज मैंने बेसिक पढ़ाया है तो बेसिक ही है, क्योंकि आप लोग ये वाला पोर्शन अपने 12th में पढ़ के आए हो, इसीलिए आपको थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं, फटाफट से इसका बताओ। इसका आंसर बताओ, क्योंकि आपके ट्रू एंड फॉल्स भी आते हैं। फरवरी तक हो जाएगा सुप्रिया, हो जाएगा फरवरी तक। ये ट्रू एंड फॉल्स बताओ जल्दी से। समीर ऐसे ही, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी आपका एक नॉर्सेट का एग्जाम थोड़ी है कितना टफ आपको दे देंगे। हाँ, इसका आंसर बताओ। ये बी वाले कौन है? ये बी वाले कौन है? ये इनको इतना पढ़ाने के बाद ये बी क्यों फॉल्स कैसे हो जाएगा ये? हाँ, ये फॉल्स कैसे होगा बेटा? ओवम क्या है? आपका लार्जेस्ट सेल है ना बेटा, तो आप इसको फॉल्स क्यों लिख रहे हैं? कौन है ये फॉल्स वाले? ये ट्रू है। ये इतना मैं तुमको को चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ और तुम्हारा आंसर फॉल्स आ रहा है। ये सारे बच्चे जो फॉल्स लिख रहे हैं ना, सबको क्लास से बाहर करूँगी मैं, सब जाएंगे। हाँ, ये क्या है? ट्रू है आपका, क्योंकि क्या है? आपकी जो आपका एग है, ओवम है, वो क्या है आपका? एक लार्जेस्ट सेल है जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं ना बेटा। उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत थोड़ी है आपको, वो कोई इतना स्मॉल थोड़ी है जिसको आप नहीं देख पाओगे। अगर इतना बड़ा है तो उसको क्यों नहीं देखोगे आप नेक्ड आई से? कोई लार्जेस्ट सेल है वो तो दिखेगी आपको नेक्ड आई से।
विजिबल है नेक्ड आई से बेटा, विजिबल है नेक्ड आई से, मतलब जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। हाँ ए है इसका आंसर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हु आई एम, इसका आपको कमेंट में आंसर करके जाना है। इसका आप कमेंट में आंसर करके जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ें। सबसे पहले मैं देखती हूँ किसका कमेंट आता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बेसिकली। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपने पढ़ना है और इसका आंसर आपको दे के जाना है। मैं देखती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना आपको आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। हम ये आपका हु आई एम है कि मैं कौन हूँ और आपको गेस करना है इसमें से, और आपको इसके आंसर लिख के जाने हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका है आई एम द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल लाइक कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव, इसका नाम इसके आगे लिख के जाएंगे। नेक्स्ट है आई वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका आंसर आप लिख के जाएंगे आई एम कॉल्ड द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। इन सब के आंसर आप लिख के जाएंगे कि क्या क्या इनके आंसर होने चाहिए। ठीक है, कि मैं कौन हूँ, इन सब के आंसर। हाँ सब सारे आ जाएंगे आपको बेटा, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप लिख के जाना इनके आंसर, जब क्लास खत्म हो जाएगी आप इनके आंसर लिख के जाएंगे अपने कमेंट में। ठीक है, इन सब के तीनों के आंसर। ठीक है बेटा, और आपका बेस्ट बुक मैं आपको बता देती हूँ। आपने बोला था बेस्ट बुक बता दीजिए मैम। जो आपकी एनाटॉमी की बेस्ट बुक है बेसिकली वो है रोज एंड विल्सन, जो मैं जिससे पढ़ती हूँ तो। ठीक है, ये आपकी बेस्ट बुक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, ये वाली बुक है। ठीक है, ये वाली बुक क्या है आपकी बेस्ट बुक है, किसके लिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। बाकी इसके आंसर आप खुद करके जाएंगे, खुद लिख के जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, ये आप कमेंट में जब क्लास खत्म हो जाएगी तब आपको लिख के जाना है, अभी मत बताइए। अभी आपका क्या है, बेस्ट बुक है रोजन एंड विल्सन। ये बुक बहुत अच्छी है बेटा, मैं भी इसी से तैयारी करती हूँ। जो बच्चे क्या हैं, जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम हिंदी की प्रॉब्लम, इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसमें है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया था बेटा। सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल हमने पढ़ी थी। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पढ़ी थी, जिसमें आपके हमने दो चीज पढ़ी थी, यूनिसेल्युलर और आपका मल्टी सेल्युलर। ठीक है, नेक्स्ट आपका था बेटा, हमने इसके साइज के अकॉर्डिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर का ओवरव्यू लिया था, स्ट्रक्चर ओवरव्यू। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सब कुछ क्लियर है आज की क्लास में, आपको ऐसा कुछ लगा जो आपको नहीं समझ में आया, फटाफट से कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सब कुछ क्लियर था। शुभम रुक जाओ बेटा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आज के लेक्चर में। उसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, सब कुछ जल्दी जल्दी बताएंगे। ऑप्शन बी वो आपको लिखना है खुद, वो मैंने आपको बता दिया, अभी आप उसका डिस्कस मत करिए, अभी आज की क्लास का बताइए। हाँ एक ही क्लास है बेटा आज। ये आंसर आप लिख के जाएंगे, अभी आप बताइए सब कुछ क्लियर है आज के लेक्चर का। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ टॉटर्स आपके पास है तो बेटा पढ़ सकते हैं, बस मैंने एक बुक सजेस्ट करी है, बाकी जो आपके पास है वो आप पढ़ सकते हैं।
मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तभी तो बोला है पहले आप समझिए उस क्वेश्चन को तब उसका आंसर दीजिए। अपने अभी तो दिमाग कुछ दौड़ाओगे ना। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो, एकदम आपको क्लियर हुई हो। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।